शेखर एक जीवनी अज्ञे का पहला उपन्यास है जो कि अजनबीपन का एक सुंदर उदाहरण है। इसकी कथा वस्तु आज भी अपनी प्रासंगिकता रखती है। अपने विद्रोहात्मक मुद्रा नएपन के कारण यह उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसमें मानव मन का नए ढंग से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। यह एक व्यक्ति केंद्रित उपन्यास है जिसका नायक शेखर है और उसी के चारों ओर सारी घटनाएं घूमती रहती है। शेखर एक जीवनी नाटकीय रूप से शुरू होता है। निष्पादन के लिए सबसे पहला शब्द फांसी। नायक शेखर अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर अपने जीवन के बारे में सोचता है। एक सामाजिक यथार्थवादी कथा लिखने के बजाय लेखक ज्वलंत फ्लैशबैक का उपयोग करते हैं। मृत्युदंड पाए हुए शेखर के सामने सारा अतीत सजीव हो उठता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें फ्रॉइडियन मनोविश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया गया। पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग करते हुए शेखर के मानस में स्थित विविध मनोदशाओं का वर्णन अज्ञे करते हैं। मैं अपने जीवन का प्रत्यावलोकन कर रहा हूँ। अपने अतीत जीवन को दोबारा जी रहा हूँ। मैं जो सदा आगे ही देखता रहा, अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर पीछे देख रहा हूँ और उसका इस पीछे देखने में हम पाठकों को उसके जीवन की संपूर्ण झांकी मिल जाती है। मृत्युदंड पाए हुए शेखर के सामने सारा अतीत सजीव हो उठता है। अब देखिए, अज्ञे ने हमारे सामने एक चरित्र रखा है जैसा वो है उसके वास्तविक स्वरूप में, जिसमें कोई सामाजिक मिलावट नहीं। तो क्यों ना हम भी शेखर को उसी आईने से देखें, जैसा वो है उसे वैसा ही स्वीकार करें, उसे एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करें, न कि टाइप के रूप में। हम भला क्यों टाइप क्रिएट करने के लिए उतावले हैं। अज्ञे जी की भी यही चाह थी, सामाजिक संस्थाओं पर पुनर्विचार। जो संरचनाएं मनुष्यता के लिए घातक होती हैं वे उनका नकार करते हैं। चाहे आश्रम व्यवस्था हो, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था, परिवार, रिश्ते अथवा इन सब को जोड़े रखने वाली धार्मिक भावना, अज्ञे इन सब का विरोध करते थे। कुछ हद तक यही विरोध शेखर के जरिए प्रकट होता है। निस्संदेह अज्ञे ने शेखर को एक विद्रोही के रूप में उपस्थित करना चाहा और लेखक का यह विश्वास भी है कि विद्रोही बनते नहीं, पैदा होते हैं। वैसे उपन्यास की नई शैली और अज्ञे की पैनी मनोवैज्ञानिक दृष्टि ने इसे हिंदी साहित्य की उच्च कोटि की रचना के रूप में मान्यता प्रदान की। अज्ञे की शेखर एक जीवनी को मात्र एक जीवनी कहना अन्याय होगा। अज्ञे के अनुसार ये एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज मात्र नहीं है। अज्ञे इसे उस समय के समाज का प्रतिबिंब मानते हैं, एक ऐसा प्रतिबिंब जो समाज की नग्न तस्वीर पाठक को दिखाता है। मूलतः शेखर एक जीवनी एक आत्म साक्षात्कार है। जीवन, जगत, मनोजगत और उन सभी वास्तविकताओं का भी जिसे शेखर ने अपने जीवन में जिया और अनुभव किया है। शेखर की अनुभूतियों की व्यापकता उसके मनोजगत को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देती है। फांसी, क्रांति, प्रेम, आकर्षण उसके व्यक्तित्व में अनुस्यूत है। शेखर अपने आप में प्रतीक है जिसकी प्रतीति कहीं न कहीं सहज ही हमारे मन में भी होती है। वैसे शेखर को समझने के लिए
हमें खुद के अंदर एक शेखर को ढूंढना होगा। उसके द्वारा किए गए कृत्यों को समाज के तराजू में तोलना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए, बाल्य अवस्था से ही शेखर की उत्सुक और आक्रामक प्रवृत्ति हम देखते हैं। डाकिये को चोट पहुंचाना, सहपाठियों से झगड़ा करना, मास्टरों का मजाक उड़ाना, शशि को चोट पहुंचाना, तैरना न जानते हुए भी नदी में कूद पड़ना, ये थी उसकी हरकतें। और उसके सवाल कैसे कैसे थे? माँ, तुम कब मरोगी? सब कुछ ईश्वर ही करता है तो युद्ध भी वही करवाते होंगे। छोटी जात के लोगों के घर से खाना खाना मना है तो फिर उनके साथ खेलते क्यों हैं? तो ये थे उसके सवाल। और उसका अहम कहाँ कहाँ स्पष्ट होता है। जब वह केवल 6 साल का था तब उसने निश्चय किया कि अब वक्त आ गया है कि वह एक पुस्तक लिखे और प्रसिद्धि प्राप्त करे। जिसने छोटी आयु में ही यह जान लिया था कि सभी भय काल्पनिक होता है, मृत्यु भय भी काल्पनिक ही होता है। जिसने यह कह डाला था कि लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि क्या अच्छा है, बुरा नहीं हो तो क्या पता लगे कि अच्छा क्या है। जिसने अपनी छोटी आयु में ही समझ लिया था कि संसार आखिर चाहता क्या है। संसार चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर, उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे एक टाइप बना दिया जाए, उसे मूल रचना न रहने दिया जाए, मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। प्रतिलिपि होता है ना, फोटोकॉपी। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षण व्यवस्था है, शायद हम स्कूल एवं कॉलेजों में इसी प्रकार की प्रतिलिपियों को ही तो निर्मित कर रहे हैं सालों से। उसने ये भी समझ लिया था कि जीवन उन्हीं का है जो समाज के नियमों के अनुसार चलते हैं, और संसार ऐसे व्यक्तियों का आदर भी करता है जो नियमानुसार चलते हैं। लेकिन उसका दृढ़ विश्वास था कि जीवन इससे परे है, नियमों में जीवन नहीं बंधता। अतः जैसे जैसे शेखर की कहानी आगे बढ़ती है, हम पाते हैं कि शेखर एक साधारण बालक होते हुए भी कुछ अलग है। अपने आसपास की चीज़ों को देखता है और उन पर सवाल करता है। कुछ ऐसे सवाल जो कभी डांटे जाने के डर से या फिर समाज के डर से दबा दिए जाते हैं। शेखर जवाबों की खोज में भटकता है, ठोकर भी खाता है, गिरता है, लताड़ा और पीटा भी जाता है, लेकिन वो अपनी जिज्ञासाओं से पीछे हटना नहीं जानता। अभी तो फिलहाल हम उपन्यास के प्रथम भाग उत्थान के प्रथम खंड उषा और ईश्वर को ही समझ पाए हैं। हमने केवल उसका आस्वादन किया है। बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, ये भी बाकी है। तो फिलहाल हम इतना मात्र कह सकते हैं कि यह उपन्यास पाठक को अपनेपन की भावना के साथ जोड़े रखता है और हर पंक्ति उसे सोचने पर विवश करती है। आगे आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि शेखर का विद्रोह वास्तव में वाजिब है या नहीं। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी चली आ रही शिक्षण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि के प्रति विद्रोह तो नहीं, लेकिन हम तो केवल टाइप हैं, अतः मन में दबाए हुए हैं। अब हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल कभी ना कभी उठे ही होंगे, जैसे शेखर के मन में उठा है कि ईश्वर है या नहीं, मृत्यु का भय वाजिब है या नहीं, जाति व्यवस्था ठीक है या नहीं। लेकिन समाज के भय से हम शायद सवाल उठा नहीं पा रहे हैं। आखिर स्वातंत्र्य की खोज किसको नहीं होती? व्यक्ति को तो होती ही है, टाइप को नहीं। हम टाइप हैं, इसलिए शेखर के जैसे सोच नहीं पा रहे हैं। जुड़े रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड को लेकर।